आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। कल हमने कानपुर की जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की डीन प्रिंसिपल आरती लालचंदानी के ताल्लुक़ से बात की थी, जिसमें आरती लालचंदानी ने जो गोदी मीडिया के सामने अपना जहर उगला था जमातियों के ख़िलाफ़, न सिर्फ जमातियों के ख़िलाफ़ बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तान में रहता है। वीडियो में क्लियरली जो है कहा गया था कि 100 करोड़ को छोड़कर 30 करोड़ के पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद वो वीडियो वायरल हुई और काफ़ी एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा डॉक्टर लालचंदानी को। उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर अपना वीडियो बयान करके ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो वीडियो झूठा है, मॉर्फ्ड है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ये मीडिया की साजिश है। उन्होंने मीडिया पर भी इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद फॉरेंसिक जांच हुई और वो जो वीडियो लीक हुई थी वो सच पाई गई। ऑल्ट न्यूज़ ने भी इसकी तस्दीक की थी। उसके बाद एक एसोसिएशन बताया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन, जिसके गालिबन फैज़ल नाम के आदमी से इनकी बात हुई। काफ़ी लंबा कॉन्वर्सेशन है, मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लालचंदानी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने वाली थी और डर कर या पशेमानी से, पता नहीं किस वजह से, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी ऑफ़र की है। आप ये कॉन्वर्सेशन को सुनिए। हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ हाँ, आ गया कॉन्फ्रेंस में। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं ये बता रहा था आपको कि आपने जो मुझे वीडियो और डाला है उसका आप जो क्लेम कर रही है ना मॉफ का, मैडम, तो वो मॉफ का क्लेम कैसे कर सकती हो आप? आपने इतनी घटिया तरीके की आपने जो बात कही है ना, तो उसका जो लिपसिंग है ना, हमने वो उसका लिपसिंग भी करवाया। आपने जो लिपसिंग आपका जो है ना उसको हमने मैच करवाया है फोरेंसिक में, तो वो भी मैच हो गया है। मैंने खुद नहीं किया है वो। हाँ, मतलब आपने गलती की, अपॉलोजाइज करते हैं। हाँ, सुनिए मेरी बात, आपने गलती की और ऊपर से आप मीडिया के ऊपर डाल रहे हो। आप इतने वेल एजुकेटेड हो, ठीक है, आप इतने इंटेलेक्चुअल हो, आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो। आप और ऊपर से मीडिया वालों को बोल भी रही थी मैडम कि आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं मेरी बात। मेरे पास पूरा आपका स्टेटमेंट है, आपका जो वीडियो है ना उसका हमने राइटिंग में निकाला है पूरा। हाँ जी, तो आप बस हम ये कर रहे हैं, अपॉलोजाइज कर रहे हैं, माफी करने के लिए, क्योंकि हम लेडी हैं, मदर हैं, आप मदर कहें, बहन कहें, कुछ भी कहें, और हम अपॉलोजाइज कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं पब्लिकली। अरे मैडम, मुस्लिम से समाज से। अरे आपने इतनी गलत बात की थी कि मैं भी कवर नहीं कर पा रहा हूँ। आपने मेरा एसोसिएशन जो है वो लीगल फाइल शूट करने बोल रहा है कल, ठीक है, अंडर आईपीसी। हेलो नहीं, आपको मत, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको मत लगाओ, धारा वारा कुछ न करवा। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अंडर आईपीसी डिफेमेशन के 499, 500, 501, 504, 505, 506, 153A, 295A and 298 and also 66A IT Act of 2000 सॉरी। इसके अंदर में आपको नॉन बेलेबल है ये जो आपने क्राइम किया है ना वो नॉन बेलेबल है ये, और कॉग्निजिबल क्राइम है ये। नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसको आप विड्रॉ कर लो, आप ये ना करो। मैं अपॉलोजाइज कर रही हूँ, आप ऐसा मत करो। मेरा जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? मैं मेरा जिंदगी बर्बाद का सवाल है। अब आप ऐसे प्रोफेशन में है ना, आप ऐसे प्रोफेशन में है जो धर्म से एक ऐसी चीज में आप इस तरीके से प्रोफेशन के अंदर है कि आपको भगवान की परछाई माना जाता है। आपको क्या माना जाता है? आपको एक जरिया मानते हैं भगवान का, कि आप लोगों को ठीक करते हो। वहां पर ना धर्म देखते हो, ना आप वहां पर कलर देखते हो, ना कुछ देखते हो। आप इस तरीके से आपको लोग मानते हैं सोसाइटी में। आप लोगों की रिस्पेक्ट है कि नहीं डॉक्टर है ये। तो आप इस पोजीशन पर रहते हुए आप इस तरीके से बात करते हो, तो सोचिए आपने इस पोजीशन पर रहते हुए कैसे लोगों का कैसा इलाज किया होगा अपने धर्म के बेसिस पे।
सॉरी मैं बोलती हूँ, माफी मांगता हूँ, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सुनिए मेरी बात, आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आप तो एक प्रेसिडेंट भी रह चुकी है आप तो कानपुर की। हाँ बिल्कुल। तो आपको तो सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। आपके अंदर में निरपेक्षता रहनी चाहिए मैडम। आपने इस तरीके से इतनी ओछी बात कह दी। आपको मैं बता देता हूँ, आप अगर महिला नहीं रहती तो मैं मेरी मर्यादा यहीं पर खत्म कर देता और आपको 1 मिनट के अंदर औकात दिखाने का मैं औकात दिखा देता 1 मिनट के अंदर में आपको। ये आपको मैं क्लियर बात बताता हूँ मैडम। नहीं सॉरी मैं बोल रही हूँ, अपोलोजाइज कर रही हूँ, आप इसको मत करिएगा। और मैंने ऐसा मेरा नियम है, सर्विस में हूँ। देखिए आपने किया, ठीक है आपने किया, आप एपोलोजाइज करिए ना, लेकिन आप तो और ऊपर से मीडिया के ऊपर आप एलिगेशन लगा रही हो कि मीडिया ने उसको मौत किया। अभी ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है कि ये फोरेंसिक मैंने जांच करवाई इसकी, और आपका जो आपने जो क्लेम किया है वो झूठा है। आपने क्या किया है पता है आपको, कि मीडिया वालों को भी आपने वो कर दिया है और मीडिया वाले भी आपके ऊपर लीगल एक्शन फाइल करेंगे, उनकी जो चैनल्स है वो। हाँ। आपके आर्टिकल्स कहाँ वायरल हुआ पता है आपको? तो हिंदू, फिर तो इंडिया टुडे, और कहाँ आपके वायरल हो गए पता है आपको? अभी इंटरनेशनल लेवल पे वायरल होंगे ये। नहीं आप इसको रोक दो, आप ये कर ले, मैनेज करा दीजिए। और अच्छी को मैं बोल रही हूँ, आप इसको सॉरी बोलती हूँ, इसको ठीक करा दो। आप इसको कंट्रोल कर दीजिए, अपॉलॉजी मेरा स्प्रेड कर दीजिए, और मैं रिटर्न में दिया उसको भी वायरल कर दीजिए आप, ठीक है? आप एक काम कीजिए, आपके लेटर हेड पर रिटर्न में लिखिए मेरे एसोसिएशन और मेरे नाम से लिखिए कि भाई आप कोई भी लीगल एक्शन मत फाइल कीजिए, मैं आपको सॉरी, मेरी जैसे एज पर अवर कन्वर्सेशन आपसे बात हुई है इस तरीके से, प्लीज मुझे इस टाइम जाने दें, और मुझसे जो भी गलती हुई है वो मैंने जानबूझकर नहीं की है। इस तरीके से आप एक टेक्स्ट करके आप मुझे भेज दीजिए, और एक वॉइस रिकॉर्ड भेज दीजिए मेरे नाम से और मेरे एसोसिएशन के नाम से। मैं आपको राइटिंग में वहाँ पर व्हाट्सएप में लिख देता हूँ मेरा एसोसिएशन का नाम, फिर हम देखते हैं कल क्या करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी डीसीपी उत्तर प्रदेश से बात हो चुकी है, डीजीपी उत्तर प्रदेश से, सॉरी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस जो उत्तर प्रदेश के हैं उनसे बात हो चुकी है हमारी। हाँ मैं अभी आपको लिख के लेटर हेड पे दे जी, हमारे नाम से और मेरे एसोसिएशन के नाम से आप भेज दीजिए, और बाकी का ठीक है, फिर हम देखते हैं, अगर कन्विंस हुए तो ठीक है, वरना फिर आपको फेस करना पड़ेगा मैडम। फिर इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने एक गलती क्या कर दी, आपने गलती तो की है, लेकिन ऊपर से आपने और झूठा बयान दिया है आपने इस तरीके से वो किया है, वो एक गलती और आपने कर दी। हेलो, वो 70 डेज पहले का था, सब पैचअप हो गया, फिर ये इसने मीडिया ने किया और ये क्यों किया, ये सब बातें सच है। आपने जो बोला है ना वो पूरी की पूरी बात वहाँ पर सच बोली है आपने, वहाँ पर अंदर में। हाँ हाँ जी, आप मतलब आपने अभी जो वीडियो मुझे भेजा ना उसके अंदर आपने ये बताया है। हेलो, हाँ हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है, बताइए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ आ रही जी। हितेश चंद्र अवस्थी जो है अपने डीजीपी उत्तर प्रदेश के, उनसे भी बात चल रही है हमारी। अच्छा जी, अभी देखते हैं क्या हो सकता है। आप महिला नहीं रहती थी तो अभी तक क्या आप लॉकअप में रहती थी, क्योंकि बहुत सीरियस आपके ऊपर चार्जेस है, और इसके अंदर फर्स्ट एविडेंस के ऊपर आप इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, फर्स्ट एविडेंस के ऊपर। जी देखिए, मेरे से जो बन रहा है एक महिला के, सिर्फ और सिर्फ एक महिला के नाते में, आप महिला है इसके नाते में आपके लिए जो मेरे से बन पड़ रहा है वो कर रहा हूँ। उसका और उससे रिलेटेड हमारा कोई भी नाता नहीं है, सिर्फ एक महिला के इस नाते से मैं आपको ये हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी महिला को पश्चाताप करने का मौका ना मिले। हाँ जी जी, ओके। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी हेलो हेलो, ये कॉल रिकॉर्डिंग हमें वसूल होने के बाद हमने बगौर इस कॉल को सुना, और उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जिससे बात हो रही है ये कौन है। उसके बाद उन्होंने जो लेटर लिखने का वादा किया था, उस लेटर में उन्होंने कहा मिस्टर फैज़ल
नावोपुर पढ़ा जा रहा है, मगर वो बोल रही हैं नवाबपुर। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन, एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। हमने गूगल पे सर्च करने की कोशिश की तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन इलाहाबाद में है और उसकी शाखें मुख्तलिफ़ मकामात पे है, हैदराबाद में भी है, गुजरात में भी है। तो हमने उसके मोबाइल नंबर पे बात करने की कोशिश की तो जनाब सुरेश तोमर साहब से बात हुई। सुरेश तोमर साहब प्रेसिडेंट कहते हैं और कि उन्होंने कहा कि हमारे पास से ऐसा कोई फ़ोन कॉल नहीं गया और इस किस्म की बात होने की जो है मेरे पास कोई इत्तला नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मालूम करने की कोशिश की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस से और उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा हमें कांटेक्ट किया और सुरेश तोमर साहब ने बताया कि हमने तो कॉल नहीं किया था। फिर उसके बाद हम मज़ीद तहक़ीक़ात करने के लिए डॉक्टर आरती लालचंदानी को कॉल करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। बहरहाल बात किसी से भी हुई हो, ये बात तो तय है कि डॉक्टर आरती लालचंदानी इस किए पर पछता रही हैं और वो माफ़ी मांगना चाहती हैं। और उन्होंने न सिर्फ़ हैदराबाद के हिंदुस्तान के मुसलमानों को बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों से उन्होंने माफ़ी चाह ली है और उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी। देखिए ये वीडियो। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को एड्रेस करती हूँ। मिस्टर फैज़ल नवाबपुर के उनको भी मैं एड्रेस करती हूँ जो प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार से हैं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को भी हर्ट करने का, चोट पहुंचाने का। अगर आपका मैंने दिल दुखाया है तो निश्चित रूप से मैंने दिल दुखाया, मैं उसके लिए मुझे माफ़ी करिएगा और मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, इतना ज़रूर कहती हूँ। मैं 38 साल से सेवा कर रही हूँ। मेरे सगे भाई बहन दोस्त सब मुस्लिम हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं। इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर आरती लालचंदानी मुकामी मौलाना के पास पहुंचती है और उनकी मौजूदगी में सारे मुसलमानों से अनकंडीशनल अपॉलॉजी ऑफ़र करती हैं। हाजी जी बताती है इनको, ये कौन है ये तफसील हमें मालूम नहीं हो सकी, मगर ये ज़रूर है कि ये जो मौलाना हैं ये ज़रूर इनके पुराने मुलाकाती या पुराने दोस्त रहे हों, तभी तो इन्होंने उनकी इस अनकंडीशनल अपॉलॉजी उनकी प्रेजेंस में ऑफ़र करने की जो है इजाज़त दी है। इतना तो तय है कि ये डॉक्टर पहले से ऐसी नहीं थी होंगी, मगर कुछ सालों से गोदी मीडिया के ज़रिए और फिर चंद लालची पॉलिटिशियंस के ज़रिए सत्ता हासिल करने के लिए जो पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही थी और जो मुसलसल जहनों में जहर भरा जा रहा था एक कम्युनिटी के ताल्लुक़ से, शायद ये उस वजह से इसका शिकार हुई हों। इनकी बातों से लग रहा है ये पशेमान है। और एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा यहाँ पर कि गलती तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर पब्लिक में आकर अपोलोजाइज़ करना इसके लिए कलेजा चाहिए। बहुत सारे लोग हाल ही में बहुत बड़ी बड़ी गलती किए हैं, हज़ारों लोग मरे हैं, कई लोग बेघर हुए हैं और खाने को मोहताज हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इन सारे चीज़ों की वजह बने हैं, मगर वो कभी अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे। मगर डॉक्टर आरती लालचंदानी ने इतने बड़े पोजीशन पे होकर पब्लिकली अपोलोजाइज़ करके ये हमें दर्श दिया है कि माफ़ी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता। देखिए ये मौलाना के साथ डॉक्टर आरती लालचंदानी का वीडियो। मैं अपने सारे मुस्लिम भाई बहन, हमारे जितने समाज के लोग हैं, पूरे मुस्लिम समाज, पूरी दुनिया के हाजी जी के सामने उनके भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगती हूँ और ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जैसे सेवा में हम लगे रहे हैं 38 साल से, जब से डॉक्टर बने 44 साल हो गए, तो मैं 38 साल से तो पूरे अपने अस्पताल के जरिए, पूरी सरकारी सेवा के जरिए पहुंचाती हूँ लाभ, वही करती रहूँगी, सेवा करूँगी, दिन रात सेवा करती हूँ। अब 24 घंटे कभी भी किसी को ज़रूरत हो
तो मैं सेवा करूंगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। कभी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, और माफ़ करके, और मुझे माफ़ करिए, मैं आपके सेवा में वैसे ही लगूंगी, बिना भेदभाव, बिना मन में कुछ, बिना, निरंतर, बिल्कुल आजीवन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बड़े बड़े जराइम करके भी लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं, बल्कि सीना तान कर चलते हैं। इस डॉक्टर ने तो माफ़ी मांग ली है, मगर अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। एक और मसला कोविड-19 के चलते, स्कूल खुलने पर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, पेरेंट्स खौफज़दा हैं। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के मूड में ही नहीं है। उनका कहना है कि ये जो कवायद लगाए गए हैं, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, बड़े बड़े लोगों से ये पाबंदी नहीं हो पा रही है, फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं। इसके अलावा स्कूल्स की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से क्या कड़ी निगरानी रखी जाएगी, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए यह खातून ने क्या कहा है। मेरी समझ से तो इस साल बच्चे स्कूल ना भेजें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे डिस्टेंस फॉलो नहीं कर पाएंगे। और सरकार का क्या है, सरकार अगर ऑर्डर निकालती भी है, स्कूल खोलती है, तो हमें सरकार की नहीं सुननी। सरकार हम देख ही रहे हैं कैसे चल रही है। और स्कूलों क्या, स्कूल अपनी कमाई देख रही है, तो ये सरकार और स्कूलों के बीच में हमको नहीं पड़ रहा। हमको हमारे बच्चे के बारे में हमको खुद स्वयं सोचना है। हम अपने बच्चों के बारे में अच्छा बुरा सोच सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे हमारे अगर इसकी चपेट में आते हैं, तो आप सोच के देखिए कि जो बच्चा हमारे बगैर एक रात नहीं सो सकता, वो अकेले अस्पताल में 10-15 दिन कैसे रहेगा। और इनकी मेडिकल फैसिलिटी देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चल रही है। तो ये बच्चा हमसे छीन लिया जाए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि माँ बाप को जाने नहीं देती। सोच के देखिए आप। तो हमें अपने बच्चों को, एक साल ही ना बर्बाद होगा, होने दीजिए। ज़िंदगी से बढ़ के पढ़ाई नहीं है। ज़िंदगी रही तो बच्चे पढ़ लिख लेंगे, सब हो जाएगा। मेरी सोच ये है, बाकी आप लोग बताइए। तो देखा आपने ये खातून क्या कह रही हैं कि कोविड पेशेंट्स को जिस तरह से ले जाया जा रहा है, जिस तरह से आइसोलेशन में रखा जा रहा है, क्या छोटे से बच्चे को अगर कोरोना हो गया और उसे अकेला रखा जाएगा तो वो खौफ से ही मर जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि स्कूल अब खुले ही ना, बल्कि 0 ईयर डिक्लेयर किया जाए और बच्चों को प्रमोशन दे दी जाए। सुनिए ये साहब क्या कहते हैं। कुछ सरकारों ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। ये जानकर अभिभावक काफ़ी परेशान हैं। अधिकतर अभिभावकों का कहना ये है कि ऐसे हालात में जहां हर रोज़ बड़ी संख्या में कोरोना पेशेंट्स निकल रहे हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल सर्विसेज या उनका केयर नहीं कर पा रही हैं, और दूसरी तरफ वो बच्चों के स्कूल खोलने की बात कर रही हैं। ऐसे हालात में अगर वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे तो वो बहुत ही रिस्क वाला होगा, और किसी के साथ कोई घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार होगा। ये बातें आम पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी उनके वैलिड पॉइंट्स हैं इसके अंदर। और मेरा ये सजेशन है सरकार को कि 2020 और 2021 को एकेडमिक ईयर को आप 0 ईयर डिक्लेयर कर दीजिए, और इसमें जितने भी बच्चे हैं पॉसिबली उनको जो है अगली क्लास में जो है प्रमोट कर दिया जाए, जिससे कि वो किसी भी तरीके से डिमोरलाइज ना हो। और ऐसा संभव है। 1966 के अंदर जब मैं एक दिल्ली के प्राइवेट एडेड स्कूल में पढ़ रहा था, तो उस वक्त टीचर्स हड़ताल पर चले गए थे, और विजय कुमार मल्होत्रा जी उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे दिल्ली के, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि सारे स्कूल के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। तो मैं उस वक्त 9th में पढ़ता था, मेरा भी प्रमोशन जो है 10th को हो गया। तो ये संभव है कि हम बच्चों को प्रमोट कर दें और 2020 और 21 को 0 एकेडमिक ईयर कर दें, और बच्चों को स्कूलों में
आने के लिए जो है हम ना कहें, उनको मुझे लगता है कि अभी घर ही सुरक्षित है। ये बात मुझे लगता है सरकार को समझनी चाहिए है। थैंक यू। बहरहाल बहुत सारे लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद ज़रूर हैं, मगर उससे ज़्यादा फ़िक्र अपने बच्चों की जान की है। जान है तो जहान है। जब बच्चे सलामत रहेंगे तो उसके बाद एजुकेशन कंटिन्यूएशन का देखा जाएगा। कुछ स्कूल्स तो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस की भी बात कर रहे हैं, मगर ये कहने में तो बड़ा फैंसी लगता है। इसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जो ख़र्चा होता है, और फिर दूसरे मसाइल पेश आ सकते हैं। जैसे कि एक घर में 3 बच्चे हैं, क्या ऑनलाइन क्लास के लिए तीनों को लैपटॉप का इंतज़ाम करेंगे? और फिर अगर एक साथ क्लास चलेगी तो तीनों लैपटॉप्स अगर बिज़ी हो जाएंगे तो कितना शोर होगा, एक दूसरे से कितना डिस्टर्ब होंगे बच्चे। बहरहाल आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। इस कोरोना की आमद के बाद से दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।